अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे जीन्स एंड जेनेटिक्स के चैप्टर में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनए डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं डीनेचुरेशन के बारे में कि डीनेचुरेशन का प्रोसेस क्या होता है और इसमें हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। सो द वर्ड डीनेचुरेशन का वर्ड हम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे ना, द वर्ड डी, जो ये दो वर्ड हैं डी के, सो इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, डीनेचुरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच प्रोटीन और डीएनए लूज द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, tertiary structure, secondary structure or helical structure by application of some external stresses or compounds such as strong acid, base or concentrated inorganic salt and organic solvent such as alcohol, chloroform, agitation and radiation or heat। डीनेचुरेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स या डीएनए का स्ट्रक्चर, अब डीएनए वी नो दैट डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बेसिस मौजूद होते हैं, प्रोटीन से मिलकर मिलता है। तो डीएनए के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है एंड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब अगर डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर किसी भी किस्म का कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस लगा दिया जाए, अप्लाई कर दिया जाए, या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से उसका रिएक्शन करवा दिया जाए, या फिर कंसनट्रेटेड और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स से उसका हम कोई रिएक्शन करवा देते हैं, तो उस सूरत में जो डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और डीएनए डीनेचर होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड इंक्लूडिंग डीएनए और आरएनए। अब न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? डीएनए होता है और आरएनए होता है। आर न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स, ये क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स होती है जो कि साइंथिसाइज होती हैं, बनती हैं बाय पॉलीमरेज एंजाइम्स। पॉलीमरेज एंजाइम्स की हेल्प से न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो बनते हैं ड्यूरिंग आइदर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से या फिर डीएनए की रेप्लिकेशन से। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी आप लोगों को पहले समझा दिया गया, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी आपको इसके साथ समझा दिया गया, आप प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हैं। फॉलोइंग 5 to 3 साइंथिस। अब ये 5 to 3 साइंसेस कहाँ होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में होती है ऑफ द बैकबोन। ठीक है, जो इस प्रोसेस से डीएनए रेप्लिकेट करता है 5 to 3 साइंसेस से, ये इसकी बैकबोन होती है इंडिविजुअल नाइट्रोजीनस बेसिस आर केपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग विद वन अनदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें क्या है कि जो डीएनए बनता है ना रेप्लिकेशन के थ्रू, या डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो दो स्ट्रैंड है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अब जब डीनेचुरेशन का प्रोसेस होता है ना और एक्सटर्नल फैक्टर लगते हैं और एक्सटर्नल स्ट्रेसेस डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर लगाए जाते हैं या लगते हैं, तो जो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, या तो वो वीक हो जाती है या फिर उसकी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, थस अलाउइंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड डीनेचुरेशन यानी कि डीएनए या आरएनए की जो डीनेचुरेशन होती है, ब्रेक डाउन होती है, अकर्स होती है व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड इज डिस्टरप्टेड एंड रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ प्रीवियसली एनालिड स्ट्रैंड्स। अब दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, हमें पता है कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर होता है। अब वो जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना डीएनए के, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो उन स्ट्रैंड के दरमियान कनेक्शन बनाए रखती है और एक दूसरे से उनको कनेक्ट करके रखती है। जब डीएनए की डीनेचुरेशन होती है और उसके अंदर कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस हम लगाते हैं, तो उसके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वो ब्रेक डाउन हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए आप देख सकते हैं इधर, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से रिजल्ट्स इन द डिसरप्शन ऑफ वाटसन एंड क्रिक बेस पेयर्स
वाटसन एंड क्रिक बेस पेयर। याद है ना कि आपको कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा अप्रूव हुआ था वाटसन एंड क्रिक मॉडल की, जो उन्होंने मॉडल बनाया था डबल स्ट्रैंडेड का। सो उसके दरमियान में जो बेस पेयर है ना उसकी डिस्ट्रप्शन हो जाती है एंड द सेपरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड्स। तो जो डबल स्ट्रैंड डीएनए का होता है वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है, उसके 2 सिंगल स्ट्रैंड्स के अंदर, यानी कि एक स्ट्रैंड अलग हो जाता है और दूसरा स्ट्रैंड अलग हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स आर कैपेबल ऑफ रीअनेलिंग when normal conditions are restored। अब नॉर्मल कंडीशंस जब आ जाती है, जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, तो फिर न्यूक्लिक एसिड के जो दोनों स्ट्रैंड है वो दोबारा से रीअनिल हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। बट इफ़ रिस्टोरेशन अकर्स टू क्विकली, लेकिन अगर रिस्टोरेशन बहुत जल्दी हो जाए तो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड में रीअनिल इम्परफेक्टली। तो एक दूसरे के साथ जब वो दोबारा से बाउंड होंगे ना, जब फेवरेबल कंडीशन फ़ौरन से आ जाएगी, तो एक तो जब वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ दोबारा से रीअनिल होंगे तो वो इम्परफेक्टली होंगे, परफेक्टली रीअनिल नहीं होंगे, रिजल्टिंग इन द इम्प्रॉपर पेयरिंग ऑफ बेसिस। जो बेस की पेयरिंग होती है ना तो वो इम्प्रॉपर होगी। फॉर एग्जांपल एडेनिन अगर थायनिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इम्प्रॉपर पेयरिंग के अंदर क्या होगा, एडेनिन जो है वो गुआनिन के साथ पेयर बनाएगा। Next point, the non-covalent interaction between anti-parallel strand in DNA can be broken in order to open the double helix when biological important mechanism such as DNA replication, transcription, DNA repair or protein bonding are set to occur। अब क्या होगा, जो non-covalent interaction होते हैं ना anti-parallel strand के दरमियान डीएनए के अंदर, कैन बी ब्रोकन, वो ब्रोक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्यों, इन ऑर्डर टू ओपन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जब खुलेगा तो उनके दरमियान में जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स है वो ब्रेक डाउन उनकी हो सकती है व्हेन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म सच एज डीएनए की रेप्लिकेशन होती है या ट्रांसक्रिप्शन होती है। मतलब इसका सिंपल सा ये है कि जब डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करता है या डीएनए खुद को रिपेयर करता है ना, तो डीएनए के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कुछ नॉन कवलेंट फोर्सेस होती हैं या बॉन्ड्स होते हैं, उनकी ब्रेकडाउन हो सकती है। द एरिया ऑफ पार्शली सेपरेटेड डीएनए, वो एरिया जिसके अंदर से पार्शली सेपरेट हुआ डीएनए इज़ नॉन एज डीनेचुरेशन बबल। उसको क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन बबल कहेंगे वो एरिया जो कि डीएनए से सेपरेट हुआ है। which can be more specifically defined as the opening of DNA double helix through the coordination separation of base pair। तो जी यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डीनेचुरेशन के बारे में भी बात की और रीनेचुरेशन के बारे में भी बात की। डीनेचुरेशन में डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वाटसन एंड क्रिक मॉडल का, वो सेपरेट हो जाएगा। उसके सेपरेट होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी टूट जाएगी। अच्छा, फिर क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए खुद को रिपेयर कर लेगा और अपना दोबारा से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेगा। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जब वो बना लेगा अपना, तो क्या होगा कि अगर वो जो कंडीशन है वो जल्दी आ जाएगी ना डीनेचुरेशन के बाद, रीनेचुरेशन का फेज फ़ौरन से अगर स्टार्ट हो जाएगा, तो जो वो बेस पेयर्स है ना अलाइन नहीं होगी प्रॉपरली, और इस तरह से उनकी जो बेस की पेयरिंग है वो सही तरह से एक दूसरे के साथ पेयर नहीं बना पाएगी। सो यही आज का लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ ज़रूर आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।